हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टार्ट करा था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी यानी कि कृष्णिका विकिरण क्या होती है और अलग अलग टेम्परेचर पर किस तरीके से जो है हमें कर्व मिलता है एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। साथ ही जो है इनकी वेवलेंथ किस तरीके से चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, ये सारा हमने डिस्कस करा था। इसके बाद हमने एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी डिस्कस किया था और कुछ 3 इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कर्व के, कौन से कर्व के, इस वाले कर्व के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने पढ़े थे कुछ इम्पोर्टेंट, राइट। तो इनमें से हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। वापस से अगर आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख के वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको भूल गए हो तो वापस से प्रीवियस वीडियो आप देख के इस वीडियो को वॉच करें। ओके, तो 2 पॉइंट जो है हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद जो है हमने तीसरा पॉइंट भी लगभग देख लिया था, जिसमें हमने स्टीफन्स लॉ पढ़ा था कि किस तरीके से कर्व के लिए जो है वो स्टीफन्स लॉ यानी कि टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, वो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। उसके बाद जो है यहाँ पे 4th जो पॉइंट है हमारा वो हम देख रहे हैं। 4th पॉइंट में हम देखते हैं कि वीन ने प्रपोज किया था एक और फॉर्मूला। ठीक है, वीन ने, अब जो जिनको भी इंग्लिश वाले टर्म में जो प्रॉब्लम होती है, वैसे मैं हिंदी में टर्म्स रिपीट करूंगी और लैंग्वेज भी रिपीट कर रही हूँ, मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज जो है वो लिख सकते हैं नोट्स समझ के। ओके, तो वीन ने जो है साइंटिस्ट था वीन। ओके, साइंटिस्ट था वीन। वीन ने सबसे पहले जो है वो एनर्जी डेंसिटी के लिए ऊर्जा घनत्व के लिए जो है वो एक फॉर्मूला दिया। और किस बेसिस पे दिया? थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बेसिस पे वीन ने जो है वो एनर्जी डेंसिटी या फिर ऊर्जा घनत्व के लिए एक फॉर्मूला जो है प्रपोज किया। ओके, और वो फॉर्मूला प्रपोज करते टाइम क्या ध्यान रखा कि ये फॉर्मूला प्रपोज करते टाइम उसने कहा कि ये जो एनर्जी का फॉर्मूला हम दे रहे हैं वीन फॉर्मूला, ये कब होगा? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर और वेवलेंथ कहाँ हो? वेवलेंथ की रेंज हो आपकी लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस वेवलेंथ की रेंज के बीच जब टेम्परेचर आपका T एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, तब वीन ने ये फॉर्मूला प्रपोज किया, E इज इक्वल टू के लैम्डा की पावर -5 e टू द पावर -a लैम्डा a स्लैश लैम्डा टी बाय डी लैम्डा। लैम्डा यहाँ पर क्या है? लैम्डा यहाँ पे मैं बता दूं, लैम्डा यहाँ पर है आपकी वेवलेंथ। लैम्डा यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ। के एंड ए जो है यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। के और ए यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है आपके, राइट। और बाकी -5 और ये जो टी है ये क्या है? आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये जो फॉर्मूला दिया था ये किसने दिया था? वीन ने दिया था, और इसीलिए इसे वीन फॉर्मूला कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर और इस वेवलेंथ के बीच में ये दिया था। तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके एनर्जी डेंसिटी जो है आप आराम से यहाँ से जो है डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो चलो ये बात हो गई 4th पॉइंट की। नेक्स्ट देखते हैं हम, वीन ने जो ये फॉर्मूला दिया, वीन फॉर्मूला एक्सप्लेन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ये वाले जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया। क्या करता है वीन फॉर्मूला? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन एरिया ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, यानी कि जो शॉर्ट वेवलेंथ का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके एक्सप्लेनेशन में हेल्प करता है। साथ ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ E इज लोअर फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, और ये भी बताता है कि जो लोअर एक्सपेरिमेंट वैल्यू होती है E की, यानी कि जो ये फॉर्मूला है आपका, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, इस फॉर्मूले की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो लोअर होगी, लोअर फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए क्या होगी? ये लोअर होगी। तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो वाला फॉर्मूला जो वीन फॉर्मूला है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर लैम्डा टू
लैम्डा प्लस डी लैम्डा के रेंज में दिया जाता है। ठीक है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी ई कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही शॉर्ट वेवलेंथ पर आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके साथ जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ पर जो ई की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है, of E is lower for longer wavelength, जो कैलकुलेशन से आपने इस फॉर्मूले से निकाली है, ठीक है, उसकी तुलना में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी E की लॉन्गर वेवलेंथ के लिए वो क्या होगी, वो कम होगी, हमेशा कम होगी। यानी कि वेवलेंथ यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ से सिंपल सा आपका हिंदी में मतलब है यहाँ पर तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य। तो ये वाला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि वीन फॉर्मूला किस लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं हम यहाँ पे रेले एंड जीन्स। रेले और जीन्स ने जो है 1900 में एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला किसके लिए दिया था, इमिटेड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी एनर्जी उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, उत्सर्जित ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जा वितरण। ठीक है, 1900 में एक फॉर्मूला दिया किसके लिए, उत्सर्जित ऊर्जा वितरण। ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन होता है उसमें भी जो उत्सर्जित ऊर्जा वितरण है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया। यहाँ पे ये रहा वो फॉर्मूला, बीटा लैम्डा टू द पावर -4, टी यहाँ पे क्या है आपका टेम्परेचर है, बीटा यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, ध्यान रखना बीटा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है यहाँ पर वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य की पावर -4, टी यहाँ पे क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एक्सपोनेंशियल में क्या जाएगा 8 बाय लैम्डा टी, ए यहाँ पे क्या है, ए भी यहाँ पे कांस्टेंट है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य एब्सोल्यूट टेम्परेचर डॉट डी लैम्डा, यानी कि इनफाइनाइट सिमल चेंज इन लैम्डा, तरंगदैर्ध्य में इनफाइनाइट सिमल चेंज होता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये पूरा आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके, किस बेसिस पे दिया था, ये जो है जो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वाइब्रेशनल एनर्जी होंगी, उस वाइब्रेशनल एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी से जो उत्सर्जित ऊर्जा निकल रही है उस ऊर्जा का जो वितरण होगा या जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्विपार्टीशन होता है, यानी कि समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऊर्जा जो है वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो सभी वाइब्रेशन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से होता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के में जो वाइब्रेशंस होंगे उनसे जो वाइब्रेशनल एनर्जी बनेगी जो उत्सर्जित होनी है, वो वाइब्रेशनल एनर्जी सभी वाइब्रेशन में समान रूप से जो है वो बढ़ती है, वितरित होती है। तो ये फॉर्मूला किस बेसिस पे दिया है, बेस्ड ऑन इक्विपार्टीशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी के समान रूप से वितरण के आधार पर ये फॉर्मूला दिया गया रेले और जीन्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो हमने स्टार्ट किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसकी डेफिनेशन, उसका कर्व के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और उस कर्व के जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, उसके बारे में हमने बाद में स्टीफेंस लॉ पढ़ा, वीन फॉर्मूला पढ़ा, रेले और जीन्स फॉर्मूला पढ़ा, ये सब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में डिस्कस किया। इनका आप अच्छे से वापस से जाके नोट्स बना लेना वीडियो पॉज करके। ओके, हिंदी वाली बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, जिनके पास इंग्लिश में बुक नहीं है वो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी बुक का ही ट्रांसलेशन है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे प्लांक्स रेडिएशन लॉ। बेसिकली जो प्लांक्स रेडिएशन लॉ है वो क्यों दिया गया, जो करेक्ट एक्सप्रेशन था जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो अभी तक हमने पढ़ा वो पूरी तरह से सही नहीं है। जो हमने जस्ट पढ़ा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन
वो पूरी तरीके से सही नहीं है, तो उसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन था वो प्लांक्स ने दिया। तो प्लांक्स रेडिएशन लॉ अब हम पढ़ेंगे। यहाँ हम कहते हैं द करेक्ट एक्सप्रेशन वाज डिराइव्ड बाय प्लांक। ठीक है, रेडिएशन लॉ के लिए जो करेक्ट एक्सप्रेशन था वो प्लांक्स ने दिया। फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है उसका करेक्ट एक्सप्रेशन प्लांक ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। हम क्वांटम ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे दिया, रेडिएशन की क्वांटम थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार पहला पॉइंट क्या होगा, ये थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या कहती है, जिसके आधार पर प्लांक्स रेडिएशन लॉ दिया गया। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि प्लांक्स रेडिएशन लॉ का जो फर्स्ट पॉइंट था जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे दिया गया वो था कि यहाँ पे रेडिएशन एनर्जी इज इमिटेड, रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड and absorbed, एंड ना लिखें यहाँ पे, ज्यादा बेटर होगा, और लिखें, और या तो इमिट होगी या फिर जब एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, ठीक है, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस यूनिट का सबसे पहले, तभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है या इमिशन या एब्जॉर्प्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में, तब ये मैंने बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में तो क्या देखते हैं कि जो एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि क्वांटम में जो है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पर भी जो रेडिएंट एनर्जी होगी, जो ब्लैक बॉडी से एनर्जी रिलीज होनी है या फिर ब्लैक बॉडी द्वारा एनर्जी अब्सॉर्ब होनी है, उसका अब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों ही डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कंटिन्यूअसली हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस होता है, बीच बीच में ब्रेक होता रहता है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअसली in the form of tiny bundles, in the form of tiny bundles of energy known as क्वांटा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस होता है और किस फॉर्म में होता है, टाइनी बंडल्स की एनर्जी की टाइनी बंडल्स की फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा। ये तो हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटम थ्योरी के ये बेस है, वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि क्वांटम का जो बेस है वो प्लांक्स रेडिएशन लॉ भी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो वही वाला बात है, यहाँ पे हम स्पेशली उसे ही पढ़ रहे हैं। ये तो था फर्स्ट पॉइंट, ओके, कि रेडिएंट एनर्जी का इमिशन और अब्जॉर्प्शन दोनों डिसकंटिन्यूअस होता है और वो किस फॉर्म में होता है, वो एनर्जी के बंडल्स की फॉर्म में होता है, जिसे हम क्वांटा के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ईच, ये जो क्वांटा है, ठीक है, ईच क्वांटम associated with a definite energy, ठीक है, डेफिनेट एनर्जी द्वारा एसोसिएटेड है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और वो कितनी होगी, वो होगी आपकी h न्यू के बराबर, ओके। और यहाँ पे न्यू क्या है, अगर मैं न्यू की बात करूं तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, जो कि किस फॉर्म में दी जाती है, ये सेकेंड की फॉर्म में भी दी जाती है और साथ ही इन्हें हर्ट्ज की फॉर्म में भी, मतलब कि सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज जो है इसकी न्यू की क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो ये है यूनिट। इसके बाद जो है h यहाँ पर क्या है, h यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, h यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट,
ठीक है। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो क्या है, h का जो यहाँ पे वैल्यू है वो है 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, ओके। तो हर क्वांटम की, प्रत्येक क्वांटम से जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो किस अमाउंट में होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू होगी। न्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है जिसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज में होगी, एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इतनी होती है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये था प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का सेकेंड पॉइंट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, या फिर इससे पहले जो हमने ये फॉर्मूला देखा है उसको डिटेल में देखते हैं कि वो किस किस फॉर्म में आपको मिल सकता है। यहाँ पे है एच न्यू, ठीक है। अब ये जो न्यू है ना, ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/लैम्डा के, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पर यहाँ पे आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटते ही आ जाएगा सी लैम्डा, ठीक है। अब ये जैसे ही सी लैम्डा यहाँ पे आता है तो ध्यान रखना कि 1/लैम्डा किसके बराबर होता है, 1/लैम्डा। अगर यहाँ पे देखो ये न्यू है, ये भी यहाँ पे न्यू है, तो मैं इसकी जगह क्या रख दूं यहाँ पे, या फिर पहले ऐसे करो कि 1/लैम्डा जो होता है वो न्यू बार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1/लैम्डा, न्यू बार। ये क्या है, वेव नंबर। न्यू बार को क्या कहते हैं, वेव नंबर। कंफ्यूज नहीं होना है, हमने जो लास्ट वाले स्लाइड में ये पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसी को अगर दूसरे रूप में लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले का दूसरा रूप भी होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो हमने क्या इसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखा है, एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर वो वेव नंबर की फॉर्म में दे दे तो फिर क्या करोगे, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए इस वाले फॉर्मूले को, कि फ्रीक्वेंसी की जगह अगर आपको वेव नंबर की वैल्यू दे दे तो आप एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बस उसी को हम देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इसके प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो सी आ जाएगा। 1/लैम्डा किसके बराबर होता है, न्यू बार के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। 1/लैम्डा है यहाँ पे तो उसको हमने क्या लिख दिया, न्यू सी बार, ठीक है। अब यहाँ पता है आपको कि यहाँ पे क्या है, न्यू है, ओके। तो इसी फॉर्मूले को आप किस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच तो एज इट इज आएगा और न्यू की जगह क्या आ जाएगा, सी न्यू बार। तो अगर आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दे करके आपको वेव नंबर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों ही क्या है, दोनों ही एनर्जी के ही फॉर्मूलाज हैं, ओके। तो ये रही कि इसकी दूसरी फॉर्म क्या होगी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट का थर्ड पॉइंट, ओके, कि अ बॉडी कैन emit or absorb energy in whole number एक मिनट, in whole number multiple of quantum, ठीक है। मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल एच न्यू की फॉर्म में होगा 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू एक्सेट्रा, राइट। यानी कि क्या कह रहा है कि एक जो बॉडी होगी, ठीक है, एक बॉडी जो लाइट को इमिट करेगी या क्वांटा को इमिट करेगी या फिर उससे एनर्जी जो कि क्वांटा की फॉर्म में है, ओके, उसको इमिट करेगी या फिर अब्सॉर्ब करेगी उस एनर्जी को, तो वो होल नंबर के रूप में करेगी, होल नंबर मल्टीपल के रूप में करेगी। जैसे कि होल नंबर का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 इस रूप में करेगी, ना कि 1.2 1/2h न्यू 5/2h न्यू इस फॉर्म में नहीं करेगी।
ये क्या आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्म में नहीं करता है क्वांटम, ना तो अब्सॉर्ब होता है ना ही वो इमिट होता है क्वांटा इस फॉर्म में। हमेशा होल नंबर मल्टीपल के फॉर्म में ही क्वांटा अब्सॉर्ब या इमिट होगा। तो ये भी किसने कहा था, ये भी अकॉर्डिंग टू प्लांक्स रेडिएशन लॉ है। ओके, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट है कि इसी प्लांक्स लॉ के आधार पर आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है। ओके, तो बेस्ड ऑन, यहाँ पे लिखते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं इसको, ये क्लियर हो गया ना, होल नंबर के फॉर्म में इमिट और अब्सॉर्ब करना। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम बेस्ड ऑन प्लांक्स थ्योरी Planck obtained the expression for energy density of black body radiation, ठीक है। ओके, तो ये आपका प्लांक्स थ्योरी के बेसिस पे प्लांक्स ने जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, प्लांक्स थ्योरी के बेसिस पे प्लांक्स ने जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसके लिए एक एक्सप्रेशन दिया। क्या था वो, देखो, ये था डी ई इज इक्वल टू 8 पाई एच सी, 8 पाई एच सी lambda to the power 5 d lambda by e to the power hc by k lambda t minus 1, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो प्लांक्स ने अपनी थ्योरी के बेसिस पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एनर्जी डेंसिटी के लिए दिया था। तो यहाँ पे ये जो है आपका प्लांक्स थ्योरी कंप्लीट होता है। ओके, चलो बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।